अभी आज क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन किसको कहते हैं। ऑक्सीजन का एक और नाम है डाई ऑक्सीजन। अच्छा, डाई ऑक्सीजन इसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन का अगर आणविक रूप देखा जाए, अणुक रूप देखा जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्म देखा जाए, वो होता है O2, इसलिए हम इसको डाई ऑक्सीजन भी कहते हैं। थोड़ा सा ये याद रखने वाली बात है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन अगर कोई पूछेगा ऑक्सीजन की खोज कब हुई थी, भैया ऑक्सीजन की खोज तो प्री हिस्टोरिक है, इतिहास बना, इससे पहले ऑक्सीजन को लोग जानते थे। लेकिन ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन ही क्यों पड़ा, इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। आखिर क्या कारण था कि इसका नाम हमने ऑक्सीजन रख दिया। भैया अगर ऑक्सीजन शब्द को देखें तो ऑक्सीजन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहला ऑक्सी और दूसरा जेन। अगर इन दो शब्दों में दोनों का अलग अलग अर्थ देखें तो बेटा ऑक्सी का मतलब होता है अम्ल और जेन का मतलब होता है जनरेट करने वाला, बनाने वाला, निर्मित करने वाला। तो मैं यहां लिखे देता हूं, जेन का मतलब होता है निर्मित करने वाला। तो इस प्रकार से अच्छा, उस समय था क्या कि जब ऑक्सीजन की खोज हुई या जिस समय ऑक्सीजन नाम पड़ा, इसका ऑक्सीजन जब नाम पड़ा, हमें कुछ विशेष अम्ल ही उस समय ज्ञात थे। अभी के समय में तो बहुत सारे अम्ल हम लोग जानते हैं, लेकिन जब हमने इसका नाम ऑक्सीजन रखा था हमें कुछ विशेष अम्ल ही केवल ज्ञात थे, जैसे H2SO4, HNO3, और से अगर देखा जाए तो H2CO3 या HCOOH या एसिटिक एसिड। हम बहुत सारे एसिड्स को नहीं जानते थे उस समय। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो एसिड बने ये तो बाद में हमको पता चला कि अरे ऐसे भी एसिड होते हैं। जब इसका नाम ऑक्सीजन पड़ा था तो हमने क्या देखा कि जितने भी अम्ल होते हैं या उस समय जितने भी अम्ल ज्ञात थे, उस समय के ज्ञात सभी अम्लों में ऑक्सीजन एलिमेंट पाया जाता था, क्योंकि हर एक तत्व में या हर एक अम्ल में ये तत्व पाया जाता था। हम ये समझ गए कि इस तत्व के बिना कोई भी अम्ल नहीं बन सकता, अर्थात हर एक प्रकार के अम्ल को बनाता है ये तत्व, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। क्योंकि अम्लों का निर्माण इसी के द्वारा होता है, हमने इसका नाम रख दिया ऑक्सीजन। ऑक्सी का मतलब अम्लों को और जेन का मतलब है बनाने वाला या निर्मित करने वाला। लेकिन अभी क्या हुआ कि बाद में ये काफी चेंज हो गया। अब तो हमें ऐसे भी एसिड ज्ञात है जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जैसे HCl, HBr, HI, ये ऐसे भी एसिड हैं जिनमें भैया ऑक्सीजन है ही नहीं और फिर भी इनको एसिड कहा जाता है। तो ये तब की बात थी जब हमें ऐसे एसिड प्राप्त थे जिनमें ऑक्सीजन ही होता है। अभी आगे चलेंगे और इस पर बात करेंगे कि ऑक्सीजन को बनाया कैसे गया। तो इस दुनिया में सबसे पहले ऑक्सीजन को बनाया गया पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हुए, और दुनिया में पहली बार जब ऑक्सीजन को बनाया गया वही विधि प्रयोगशाला विधि भी है। तो हम यहां लिख देंगे, देखो कि हम सबसे पहले ऑक्सीजन गैस को प्रयोगशाला में बनाएंगे। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन का निर्माण, या कोई हमसे ऐसा भी कहे पूछेगा अगर कभी कि इस दुनिया में पहली बार ऑक्सीजन को प्रयोगशाला में कैसे बनाया गया या ऑक्सीजन को सबसे पहले किस प्रकार निर्मित किया गया, भैया यही अभिक्रिया लिख के आएंगे। हम लोगों ने क्या, वैज्ञानिकों ने पोटेशियम क्लोरेट नाम का बेटा एक कंपाउंड लिया और उसे मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में गर्म किया। ध्यान रखना, इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम क्लोरेट। और पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जैसे ही गर्म किया तो गर्म करने से बेटा ऑक्सीजन टूटकर अलग हो गया। एक तो 2KCl अलग हो गया और 2KCl अलग होने के बाद ऑक्सीजन टूटकर अलग हो गया। बेटा ऑक्सीजन को अगर लिखोगे भी तो आणविक रूप में तो ऑक्सीजन O2 होता है, लेकिन टोटल ऑक्सीजन चेक करोगे तो 6 होते थे। भैया उसको बैलेंस करने के लिए यहां 3 से गुना करा दो और ऑक्सीजन गैस इस प्रकार से बनकर तैयार हुई। अच्छा, ये कंपाउंड का नाम क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो जानते हैं इंटरमीडिएट स्तर पर, तो मैं इसका नाम नहीं लिख रहा हूं। नाम है पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि नॉर्मल है, सभी जानते हैं, इसलिए नाम नहीं लिखेंगे। तो अगर कभी आपसे प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस का निर्माण करवाएगा या आपसे ऐसा कह देता है कि
यह जीवन में या पृथ्वी में या सबसे पहले ऑक्सीजन गैस का निर्माण कैसे किया गया, तो भैया ये विधि लिख के आओगे। वैसे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का बहुत ही सारा परसेंटेज है। नाइट्रोजन के बाद अगर देखा जाए दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली गैसों में से एक है ऑक्सीजन गैस। अभी आगे चलते हैं, कहता है क्या केवल ऑक्सीजन गैस को बनाने की यही विधि थी या और भी विधि है? तो बेटा और भी ऑक्सीजन गैस को बनाने की विधियां हैं, लेकिन क्योंकि वे दूसरी विधियां इसलिए भैया देखो ऐसे लिख लेते हैं उनको अलग से, प्रयोगशाला नहीं है वे विधियां। जैसे हमारे पास एक पदार्थ और आता है सिल्वर का ऑक्साइड Ag2O। अगर बेटा आप सिल्वर के ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो भी सिल्वर अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। बेटा अलग होता है सिल्वर और साथ में अलग हो जाता है ऑक्सीजन। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि अभिक्रिया को बैलेंस कर लिया जाए, तो 2Ag2O कर लो बेटा और यहां 4Ag कर लेना। ऑक्सीजन क्योंकि गैस है, या तो गैस लिख दो या तीर का निशान बना दो ऊपर की ओर। अच्छा एक और अभिक्रिया लिखेंगे जिसमें आप ऑक्सीजन को प्राप्त करोगे। तो अगर हमारे पास मरकरी का ऑक्साइड है और हम इसे गर्म करते हैं तो भी बेटा यही होता है कि मरकरी टूटकर अलग हो गया और बेटा ऑक्सीजन गैस अलग हो गई। इस जगह दूसरी बात ध्यान देने लायक है, देखो क्या दूसरी बात ये ध्यान देने लायक है कि अगर आप किसी भी धातु के ऑक्साइड को ले आते हो, देखो ये धातु के ऑक्साइड ही तो है, ये सिल्वर का ऑक्साइड है, ये मरकरी का ऑक्साइड है। अगर किसी भी धातु के ऑक्साइड को आप गर्म करोगे वो बेटा ऑक्सीजन गैस देगा, लेकिन अब ये बात भी आ सकती है कि कौन कौन से धातु के ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन गैस बना सकते हैं। याद रखना अत्यधिक क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करते हुए आप ऑक्सीजन गैस नहीं बना सकते। जैसे मैं कुछ ऑक्साइड बता देता हूं, पोटेशियम का ऑक्साइड, क्योंकि पोटेशियम क्रियाशील धातु है, काफी अधिक क्रियाशीलता होती है। आप केवल उन्हीं धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन को निर्मित कर सकते हो, पा सकते हो जो धातुएं आपेक्षिक रूप से उनकी क्रियाशीलता कम है। जैसे सिल्वर की क्रियाशीलता अपेक्षिक बहुत कम होती है, इसके ऑक्साइड को गर्म करके आप ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हो, मरकरी के ऑक्साइड को गर्म करके प्राप्त कर सकते हो। अगला नंबर देखो लिखते हैं एक और अभिक्रिया। हमारे पास एक पदार्थ और है Pb3O4। Pb3 लेड का ऑक्साइड है। अगर इस लेड के ऑक्साइड को भी गर्म करें तो भी हमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। देखो तो इसको गर्म करेंगे तो बेटा देखो कुछ इस प्रकार से बनेगा 3PbO प्लस O2। अगर 3PbO प्लस O2 बनेगा, अभिक्रिया को बैलेंस कर लेते हैं तो यहां 2 से गुणा, देखो रुक जाओ ऑक्सीजन का देखो 3PbO तो लिखा है, ऑक्सीजन 3 होगा, ऑक्सीजन 4 था। एक काम कर लो भैया, यहां हाफ O2 कर लो और हाफ O2 करते ही सारी अभिक्रिया बैलेंस हो गई। एक और अभिक्रिया लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ऑक्साइड आप कम क्रियाशील धातु का ही रखोगे, अत्यधिक क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को नहीं बना सकते। तो मेरे पास एक और ऑक्साइड है PbO2, लेड का डाइऑक्साइड। डेल्टा का निशान जरूर बनाते रहना। जैसे इसको गर्म करोगे तो बेटा PbO अलग हो जाएगा, लेड का ऑक्साइड अलग और ऑक्सीजन गैस अलग। बैलेंस करोगे तो हाफ O2 लिख सकते हो, और क्योंकि गैस है तो चाहो तीर का निशान ऊपर की ओर बना सकते हो। लेकिन इस सारी अभिक्रियाओं के बाद एक बात और बता देंगे कि अत्यधिक क्रियाशील या आपेक्षिक रूप से अधिक क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड के द्वारा हम ऑक्सीजन गैस को नहीं प्राप्त कर सकते। हम केवल उन्हीं धातु के ऑक्साइडों के द्वारा ऑक्सीजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं जिन धातुओं की क्रियाशीलता स्वयं में कैसी है, कम। तो इस बात को भैया यहां लिख लेते हैं, देखो इस जगह। पहली बात भैया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के मैं लिख देता हूं। केवल कम क्रियाशील धातुओं के, केवल कम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों द्वारा ही ऑक्सीजन गैस को प्राप्त किया जा सकता है। ऑक्सीजन गैस को प्राप्त
किया जा सकता है। एक तो ये बात ध्यान रखना है कि केवल कम क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइडों द्वारा ही ऑक्सीजन गैस को प्राप्त किया जा सकता है। और ये बात तो बेटा अब बेकार है हमारे लिखना, क्या कि कम क्रियाशील के द्वारा अगर आप ऑक्साइडों के द्वारा ऑक्सीजन को प्राप्त कर सकते हैं, इसका मतलब अधिक क्रियाशील के द्वारा आप प्राप्त नहीं कर। भाई अगर ये शब्द लिख गया है केवल कम क्रियाशील, तो आप जानते हो अधिक क्रियाशील वाले तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं। तो अच्छा इस बात को ये बता देना कि अधिक क्रियाशील द्वारा प्राप्त नहीं होगा, अब हो गया है भैया ये लाइन। अच्छा एक और पदार्थ है जिससे आप ऑक्सीजन गैस को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी भी अभिक्रिया काफी तैयार रखना। देखो एक पदार्थ और आता है H2O2, हाइड्रोजन पराक्साइड कहते हैं इसको। और हाइड्रोजन पराक्साइड के अगर 2 मोल ले लिए जाएं और इसको मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में गर्म किया जाए, तो बेटा मैग्नीज डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस, मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में आप जैसे ही H2O2 को गर्म करते हो, बेटा ये भी एक काम करता है कि एक तो जल बनाता है सबसे पहली बात, और दूसरा अलग कर देता है ऑक्सीजन गैस। थोड़ा सा इस बात को जरूर याद रखें हमेशा के लिए कि इसका नाम है हाइड्रोजन पराक्साइड। तुम लोगों ने ऑक्सीजन गैस को बनाने की विधियां पढ़ी थी, और उसके बाद स्टार्ट होता है कि ऑक्सीजन गैस के भौतिक गुण क्या है। तो बेटा मैंने ऑक्सीजन गैस के भौतिक गुणों को लिख रखा है। देखो ऑक्सीजन गैस के भौतिक गुणों को क्या करते हैं पहले पढ़ते हैं। हालांकि भौतिक गुणों को इतना ज़्यादा बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक बार इनको देख लेते हैं। अगर ऑक्सीजन गैस के भौतिक गुण पढ़ता है तो पहली बात तो यही लिख देना है कि ऑक्सीजन जो गैस है यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। ना ऑक्सीजन पर रंग होता है, ना गंध होता है, ना किसी प्रकार का स्वाद होता है। अगला नंबर है कहता है यह लगभग वायु के ही बराबर भारी होती है। अच्छा क्योंकि वायु जो है वो प्रमुख रूप से 2 गैसों का मिश्रण है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो अगर मैं देखता हूं तो वायु में ही मुख्य रूप से यही गैस है, क्योंकि तो लगभग इसका वजन भी वायु के वजन के बराबर ही होता है। वायु का वजन 29 ग्राम प्रति मोल माना जाता है, इसका 32 ग्राम प्रति मोल होता है। अगला नंबर एक और लिखता है, कहता है जल में बहुत कम मात्रा में घुलनशील है। हाँ इस बात को याद रखोगे, ऑक्सीजन गैस जो जल में बहुत कम मात्रा में घुलनशील है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ सकती है उस दौरान, सर जी जल का सूत्र ही होता है H2O। अगर H2O सूत्र होता है तो थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे, कहेंगे हाइड्रोजन का परमाणु भार मिला के टोटल तो 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का परमाणु भार हो जाएगा 16। तो हाइड्रोजन की अपेक्षा तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में है जल में। तो बेटा ये घुली हुई ऑक्सीजन नहीं है। अब घुली हुई ऑक्सीजन होती क्या है कि हमने एक बर्तन ले लिया है और उसमें बहुत सारा जल भर दिया है। जल के अणुओं के बीच जो खाली स्थान पर ऑक्सीजन गैस के अणु एकत्रित होंगे, इस ऑक्सीजन को जल में घुली हुई ऑक्सीजन नहीं कहते। बेटा ये तो जल ही है पूरा फॉर्मूला। अगर हम जल को भरेंगे तो जल के अणुओं के बीच रिक्त स्थानों पर जल के छोटे छोटे अणु होंगे, उनके अणुओं के बीच खाली जगह होगी और उन खाली जगह पर ऑक्सीजन अर्थात O2 के जो अणु समाये होंगे, उन अणुओं को बताएंगे कि ये ऑक्सीजन की जल में घुलनशीलता को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई व्यक्ति इस बात को देखकर मत कह देना कि जल के सूत्र में ऑक्सीजन होता है इसका मतलब ऑक्सीजन घुली हुई है। ना भैया, ये पूरा का पूरा अणु मिलकर जल बनाता है। अगर हम एक बर्तन में जल भरेंगे तो जल भरने के बाद भी जल के छोटे छोटे अणुओं के बीच में छोटे छोटे गैप रह जाएंगे और उन गैप पर जितनी ऑक्सीजन गैस आ जाएगी उस ऑक्सीजन गैस को कहेंगे जल में घुली हुई ऑक्सीजन गैस। कोई व्यक्ति इसको न समझ लेना कि जल के साथ ही बता दिया। वैसे ऑक्सीजन गैस की जल में घुलनशीलता कम होती है। तुम लोगों ने सुना होगा कि ऑक्सीजन गैस जो जल में घुली रहती है, जलीय जो प्राणी होते हैं इसी से ऑक्सीजन गैस को फिल्टर कर श्वास ग्रहण करते हैं। तो मछलियां श्वास लेती हैं जल में उपस्थित घुली हुई ऑक्सीजन गैस से, ना कि H2O के O से। अभी अगला नंबर लिखते हैं। अच्छा ये वाली बात ध्यान रखने लायक है, लिखा है इसके समस्थानिक 3 होते हैं। अच्छा समस्थानिक जानते हो किसको कहते हैं? समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनके अगर आप परमाणु क्रमांक देखने जाएं तो सेम, देखो तीनों की 8 है। अगर परमाणु भार को देखने जाएं, हाँ भैया ये डिफरेंट होते हैं 16, 17 और 18। तो ऐसे तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक सेम होते हैं लेकिन परमाणु के भार अगर मैं देखता हूं तो ये परमाणु के भार अलग अलग मिलते हैं।
हम इनको बोलते हैं समस्थानिक। तो भैया ये हो गए भौतिक गुण जिनको तुमको थोड़ा से ध्यान रखने हैं। अभी बात करेंगे बेटा कि ऑक्सीजन अभिक्रियाएं किस प्रकार से करता है। तो देखो ऑक्सीजन की कुछ अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ेंगे, और जिन अभिक्रियाओं में से पहली अभिक्रिया अगर देखें तो है धातु के साथ अभिक्रिया या धातु से क्रिया। वैसे ही ऑक्सीजन अगर धातु से अभिक्रिया करवाता है, देखो मैं एक दो धातुओं से अभिक्रिया करवा के दिखाता हूं। जैसे हम सबसे पहले धातु में से अभिक्रिया करवाएंगे सोडियम से ऑक्सीजन की। भैया जैसे ही सोडियम से ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाने लगे, इस किनारे पर आ जाओ, सोडियम लिखो और साइड में लिख दो ऑक्सीजन। अच्छा, सोडियम और ऑक्सीजन की अगर क्रिया होगी तो कौन सा पदार्थ बनेगा, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। तो ध्यान रखो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,6। अब ये बात तो सभी को पता है कि अगर ये अष्टक कंप्लीट करना चाहेगा, अपनी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, 2। इसलिए इस पूरे को हटाते हैं और ये बताते हैं कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2। भैया वहां से ये क्लियर हो गया। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 1। इससे पता चलता है कि सोडियम की संयोजकता कितनी है, 1। भैया मिटा देते हैं इसको। अब अगर दोनों के मध्य अभिक्रिया होगी तो पदार्थ कौन सा बनेगा, भैया इसकी संयोजकता को इसके नीचे लिख दो, आके इसकी संयोजकता को इसके नीचे लिख दो। अगर इस प्रकार से करोगे तो सोडियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जो पदार्थ प्राप्त होगा, Na के साथ आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन के साथ आएगा 1। लेकिन ऑक्सीजन के साथ अगर 1 आ जाए तो 1 कभी लिखा नहीं जाता है। अगर आप यहाँ 1 लिख भी दोगे तो भी मतलब है ऑक्सीजन का परमाणु 1 है, और भैया इस 1 को अगर मिटा भी देंगे तो इसका भी मतलब है ऑक्सीजन का परमाणु 1 ही है। हाँ, बैलेंस करना चाहो, देखो ऑक्सीजन 2 है तो 2 का गुणा करवा लो, सोडियम पर गुणा किसका करवा लो, 4 का। तो अगर बैलेंस करना चाहो इस प्रकार से बैलेंस कर सकते हो। तो थोड़ा सा वैलेंसी का खेल है, अगर यहां समझ जाओगे तो बेटर है। अच्छा, अब ऐसा भी टाइम नहीं कि हम तुमको वैलेंसी निकालना बार बार सिखाएं। देखो अगली अभिक्रिया अगर देखते हैं, एक हमारे पास पदार्थ है मैग्नीशियम। ये भी धातु है, अगर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो देखो इतनी बात पता होना चाहिए कि जो मैग्नीशियम है इसका परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2। तो वैलेंसी 2 हो गई, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी जानते हो, 2। अब कुछ बच्चे इसको करेंगे क्या कि कहेंगे कि भैया तुरंत गुणा करवा दो, Mg के साथ 2 लिख दो और ऑक्सीजन के भाई साथ 2 लिख दो। लेकिन इस जगह थोड़ा सा अपना भी दिमाग यूज कर लेना। क्या दोनों वैलेंसी कर सकती हैं? हाँ। अगर दोनों को सिंप्लीफाई करोगे, 2 से काटोगे तो भैया यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1। अब इसका 1 इसके नीचे और इसका 1 इसके नीचे, तो भैया Mg भी 1 है, O भी 1 है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, MgO। अभिक्रिया को बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 का गुणा कर लेते हैं, और भैया यहाँ पर भी 2 का। एक और अभिक्रिया लिखेंगे, कहता है एल्यूमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाओगे तो क्या होगा। भैया एल्यूमिनियम का भी लिख लेते हैं। देखो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3। ये देखो 3 लिख दी वैलेंसी। ऑक्सीजन की वैलेंसी पहले से सभी को पता है कितनी होती है, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो भैया जल्दी से ही बता डालो, Al तो 2 के साथ लिखा जाएगा और O के साथ क्या लिखा जाएगा, 3। तो एल्यूमिनियम जब Al2O3 का निर्माण करता है, इस दौरान ऑक्सीजन के 3 परमाणु कह रहा है, 3 रख दो, यहां इसके परमाणु रख दो कितने, 4। क्या ठीक है? हाँ सही है, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा याद रखना, ये सोडियम ऑक्साइड है। देखो इसको हटाते हैं, पहले पदार्थ का नाम पूछेगा तो सोडियम ऑक्साइड, दूसरे पदार्थ का नाम पूछेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, और तीसरे पदार्थ का नाम पूछ लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक और नाम से जानते हैं, एल्यूमिना। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो बता ही डालोगे भाई, सभी जानते हो। हाँ, एक और नाम याद रखना कि इसका एल्यूमिना भी है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि धातु से अभिक्रिया कैसे करता है। अब बेटा हम लोग इस बात को पढ़ेंगे कि अधातु के साथ अभिक्रिया कैसे करता है।
अधातु से क्रिया। अधातुओं से अगर अभिक्रिया का नंबर आएगा, दो पदार्थों की अभिक्रियाएं आपसे पूछता है अधातु के रूप में, पहला कार्बन और दूसरा फास्फोरस। इन्हीं दो पदार्थ की अभिक्रियाएं ज्यादातर डिमांड में रहती हैं। अभी कहोगे तो मैं और भी अभिक्रियाएं लिख दूंगा, लेकिन ऐसा जो ज्यादातर डिमांड में है वो दो पदार्थों की अभिक्रियाएं, एक कार्बन और दूसरा अगर देखा जाए तो बेटा फास्फोरस। और लिखने का तो मैं बहुत सारी अभिक्रियाएं लिख दूंगा। देखो, कार्बन की अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो संयोजकता के सिद्धांत से भी करवा सकते। कहोगे सर जी संयोजकता का सिद्धांत तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे बेटा अभी संयोजकता का ही सिद्धांत तो पढ़ रहे थे कि उसकी संयोजकता गुणा दूसरे एलिमेंट से कराते थे और दूसरे एलिमेंट की संयोजकता का गुणा कराते थे पहले वाले से। ये संयोजकता का ही सिद्धांत था। अगर यहां भी संयोजकता का सिद्धांत अप्लाई करोगे, अप्लाई होगा पूरी तरह से, और कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना डालेगा CO2। अच्छा, इस अभिक्रिया को मैंने डायरेक्ट इसलिए भी लिख दिया कैसे, ये अभिक्रिया शायद है किसी बच्चे को ना पता हो, सबको पता हो CO2 से अभिक्रिया करेगा, CO2 बनाएगा। और बेटा इसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाम भी नहीं लिखते हैं इसका। एक और याद रखना, हमारे पास एक पदार्थ और है P4, जिसको हम फास्फोरस बोलते हैं। अगर इसकी अभिक्रिया करवा दी जाए ऑक्सीजन से तो बेटा बनता है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, अर्थात बनकर तैयार होता है P2O5। फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन गुणा करते हैं ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन की वैलेंसी के 2 इलेक्ट्रॉन गुणा करते हैं फास्फोरस से। तो ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन जो 2 वैलेंसी में रखे गए थे वो किसके साथ आ गए, फास्फोरस के साथ। और फास्फोरस के अंतिम कक्षा में जो 5 इलेक्ट्रॉन थे वो गुणा करके पहुंच गए ऑक्सीजन के पास। इसी कंपाउंड को बेटा एक प्रकार से और लिख सकता है। अगर यही कंपाउंड लिखा होगा तो ऐसे भी लिख गया होगा Fe4O10। तो अगर ये दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ है, भैया ये भी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है और ये भी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है। कभी कभी होता क्या है, कोई भी पदार्थ एकल रूप में भी स्थायी होता है और वह पदार्थ द्विपरमाणु रूप में भी स्थायी होता है। अर्थात अगर सिंगल हुआ तो भी स्थायी है, अगर उसके 2 परमाणु आपस में जुड़ गए तो भी स्थायी है। तो भैया होता क्या है, P2O5 सिंगल अगर सिंगल फॉर्म में है, एकल अणु रूप में है तो भी स्थायी है। और P2O5 के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, भैया P2O5 के 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो P हो जाएगा 4, O हो जाएगा 10, तो भी ये स्थायी है। तो इन दोनों रूपों में स्थायी होने की वजह से भैया P2O5 को 2 रूपों में लिखा जाता है। नाम दोनों का एक ही है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। लिखा 2 प्रकार से हो सकता है, तो मैं यहां लिखे भी देता हूं। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड आगे ही लिख देते हैं। अच्छा, कार्बन और फास्फोरस 2 की डिमांड रहती है। मैंने बताया ना कि क्या अन्य अभिक्रिया नहीं करता है, अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं होगी, बिल्कुल होंगी यार, लेकिन क्या है कि हम लोगों के यहां ज्यादा डिमांड में नहीं। एक और अभिक्रिया अगर पूछी जाएगी तो ऐसी पूछ लेता है, देखो क्या, कि हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया अगर ऑक्सीजन गैस से होगी तो उस दौरान क्या होगा। भैया हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, वैलेंसी का फिर से फॉर्मूला बना लो। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों से मिलकर बनने वाला पदार्थ कौन दिखाई देगा, H2O। हाँ, अभिक्रिया को बैलेंस कर लीजिएगा। तो बैलेंस करोगे तो देखो, एक तो यहाँ 2 से गुना और यहाँ 2 से, अभिक्रिया भैया पूरी तरह से बैलेंस हो गई। और आपने अभिक्रिया तो अधातु वाली भी लिख ली। बाकी बची हुई अभिक्रियाओं को यहां लिख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। क्या एक ही जगह काफी अभिक्रियाएं हो जाएंगी, एक साथ नोट कर लेना। अधातु से अभिक्रिया के बाद हमने लिखा है यौगिकों से क्रिया। क्या ऑक्सीजन गैस यौगिकों से भी क्रिया करती है? अरे यार, जो जो यौगिक इस दुनिया में जलाया जा सकता है या जिस यौगिक का ऑक्सीकरण हो सकता है, उन सारे यौगिकों से ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है। अभी आप क्या समझ रहे हो, यहां जो तुमने लिखा है कार्बन का ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, भैया इसका मतलब है कार्बन को वायु में जलाया गया है। कहते हो फास्फोरस की वायु से अभिक्रिया हुई, उसका मतलब है फास्फोरस को वायु में जलाया गया है। यह अभिक्रिया तुमने देखा होगा, सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, सोडियम के टुकड़े को जला दिया गया वायु में।
मैग्नीशियम के टुकड़े को वायु में जला दिया गया, एल्यूमिनियम के भी टुकड़े का ऑक्सीकरण कर दिया गया, जला दिया गया। ये सब अभिक्रियाएं जलाने या ऑक्सीकरण की ही हैं। ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ से विक्रिया करे या तो उसका ऑक्सीकरण करेगा और उसे जलाएगा भी। आ जाते हैं यौगिकों में से। तो यौगिकों में से बेटा पहली अभिक्रिया तो पूछी जाती है ZnS की, जिंक सल्फाइड की अभिक्रिया। और जिंक सल्फाइड की अगर अभिक्रिया आप कराओगे ऑक्सीजन से तो भैया दो चीजें हैं। सबसे पहले किसी भी मेटल के ऑक्साइड की अगर रिएक्शन करवाते हो या मेटल के किसी भी कंपोनेंट की रिएक्शन करवाते हो, एक बात तो स्पष्ट है, सबसे पहले जो मेटल होगा उसका ऑक्साइड बनेगा। तो जिंक का ऑक्साइड बनेगा तो लगा दोगे ZnO को। सर जी ZnO क्यों लिख दिया आपने? अरे भैया Zn की भी संयोजकता 2 होती है, कभी निकालना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। तो Zn की संयोजकता होती है 2 और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। थोड़ा सा ऊपर लिख लो ताकि समझ में अच्छा आए। 2 से 2 कट गया भैया एक बार में। इसकी संयोजकता इसके नीचे लिखोगे तो Zn 1 और ऑक्सीजन भी 1। अब बात आएगी सल्फर ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा तो भैया सल्फर ऑक्सीजन से विक्रिया करके बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हाँ बैलेंस कर लेते हैं इसको। उधर ऑक्सीजन 3 है भैया, पूरे काम एक साथ हो जाएंगे अगर आप यहां 3/2 का गुणा करवा दो। देखो 2 से 2 खत्म, 3 ऑक्सीजन हो गए। इधर भी 1 और 2 मिलकर कितना बन गया? 3। बैलेंस कर रहे हैं लेकिन बैलेंस का कोई अर्थ है नहीं इधर। अब क्लास 12th में हो, बैलेंस तो है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो एक बार तो हमने ZnS से अभिक्रिया करवा रखी है। एक और पदार्थ है जिससे अभिक्रिया करवाएंगे और ये पदार्थ भी काफी इंपॉर्टेंट है, मेथेन कहते हैं इसको। और भैया मेथेन का H अगर दूर लिख लें तो अभिक्रिया को समझाने में आराम रहेगा। अच्छा, अभिक्रिया को समझाने में कैसा आराम रहेगा? भैया ऑक्सीजन क्या करेगा? मेथेन के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बने बॉन्ड को तोड़ देगा। और जब तोड़ेगा तो भैया 2 ऑक्सीजन मिलेंगे, लेफ्ट पे 20 लगा रहा है ना, ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिख देते हैं। वैसे तो 2O लिखते तो 20 जैसा लग रहा था, चलो 2O ऐसे लिख लेंगे। तो बेटा C अभिक्रिया किससे करेगा? O2 से। तो पहला कंपोनेंट तो CO2 दिखाई देगा और दूसरा कंपोनेंट 4H अगर 2 से अभिक्रिया कर लेगा तो भैया बनकर तैयार होगा 2H2O। तो ऐसा अगर अभिक्रिया कर लो, हाँ ये जरूर बात है सर जी, यहाँ 2 ऑक्सीजन इसको दिए, 2 ऑक्सीजन इसको दिए, टोटल कितने दे दिए? 4। तो बैलेंस कर लो 2 से गुणा करते हुए। तो इस प्रकार से कंपोनेंट से अभिक्रिया भी हो गई। हाँ एक प्रकार की और अभिक्रिया पढ़ने लायक है ऑक्सीजन में से, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। अभी कहोगे सर जी अभी तक जितना क्या अभिक्रिया हो रही थी ऑक्सीजन से, क्या ये ऑक्सीकरण नहीं है? अरे भैया ये भी ऑक्सीकरण है, लेकिन बशर्ते ये ऑक्सीकरण आपने जब भी कराया आपने कोई भी उत्प्रेरक इस्तेमाल नहीं किया है। और जो अब ऑक्सीकरण करवाएंगे उसमें से उत्प्रेरक इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाए तो ऑक्सीजन की अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर जो भी अभिक्रिया संपन्न होती है उसे कहते हैं उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। जैसे हमारे पास एक पदार्थ है सल्फर डाइऑक्साइड, अगर हम इसका वायु के साथ ऑक्सीकरण करवा दें या तो तीर के निशान के ऊपर प्लेटिनम लिख दिया जाए और या तीर के निशान के ऊपर लिख दिया जाए V2O5, इन दोनों ही उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो जाती है। आपको कोई एक लिख कर आ जाना है, याद करना हो तो दोनों लिख सकते हो कि प्लेटिनम और V2O5 दोनों की प्रेजेंस में अभिक्रिया हो जाएगी। मैं लिख भी देता हूं, देखो ऐसे थोड़ा सा तीर का निशान बड़ा कर दें, या तो प्लेटिनम या फिर आप क्या रख सकते हो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अच्छा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का क्या है? थोड़ा सा अगर इसके बारे में ध्यान दिया जाए तो ये थोड़ा सा महंगा उत्प्रेरक है, कॉस्टली पड़ता है। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो प्लेटिनम का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। V2O5 थोड़ा सा महंगा कॉस्टली पड़ता है, खर्चीला होता है, तो इसलिए V2O5 को कम लिखते हैं। लेकिन क्या है ना, हमें खर्च थोड़ी करना है, हमें तो लिख के दिखाना है, तो अपने पास से कौन पैसा लग रहा है। इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे तो बेटा बन जाएगा सल्फर का ट्राइऑक्साइड। हाँ अभिक्रिया को बैलेंस कर लो भैया। जो पता लगा तुमसे हम कहने कि महंगा पड़ रहा है तो कल के दिन तुम उत्प्रेरक भी लिख करना हो, करो सर जी महंगा तो प्लेटिनम भी थोड़ा पड़ेगा,
तो खर्चा बचाने के कारण हमने उत्प्रेरक लिखा है नहीं, पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो इतना भी खर्चा नहीं बचाना, तुमको लिखना है, लिख के आ जाना। एक और अभिक्रिया जो बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है, और भैया ये अभिक्रिया तो क्या थी, क्लास 11th में भी मिली थी और क्लास 12th में भी मिलना है इसको। नाम है H4HCl। 4HCl की अभिक्रिया O2 से होती है CuCl2 की प्रेजेंस में, और जब प्रेजेंस में अभिक्रिया होती है तो सबसे पहले बनता है 2H2O प्लस Cl2। भैया ये अभिक्रिया बहुत डिमांड में रहती है। वैसे तो क्लोरीन को बनाने की विधि भी है, अपने यहां जब क्लोरीन को पढ़ेंगे और पूछेंगे क्लोरीन को कैसे बनाया जाए, तो हम बताएंगे HCl में अगर वायु की अभिक्रिया करवा दो या ऑक्सीकरण करवा दो तो HCl का ऑक्सीकरण करवाने पर बनता है क्लोरीन गैस। तो इस प्रकार से क्लोरीन गैस बनवा पाओगे। लेकिन इस पे एक और चीज ध्यान रखना है, कह रहे थे कि उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण, तो क्या वास्तव में इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन ऑक्सीकरण करवा पा रहा है कि नहीं, इसको भी तो चेक कर लें। जरा देखो, हाइड्रोजन की इस चार को ढक लो, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 और क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। अब इसके बाद चले जाओ आगे, उधर पहुंच जाओ, इधर क्लोरीन में से क्लोरीन के अलावा कोई भी नहीं है, तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या है 0। अब अगर हम यहां से यहां की ओर चलें तो देखो ऑक्सीकरण संख्या -1 से कितनी हो रही है, 0। ऑक्सीकरण संख्या -1 से 0 होने का मतलब है ऑक्सीकरण संख्या में 1 की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में 1 की क्या हो रही है? अच्छा, ये वृद्धि हो क्यों रही है? देखो मैं बताता हूं। ना अभिक्रिया में ऑक्सीजन को रखते, ना ऑक्सीजन इससे अभिक्रिया करता। अगर ऑक्सीजन इससे अभिक्रिया ना करता तो क्या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती? इस ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कराने का पूरा जिम्मेदार और ठेकेदार दोनों कौन है? ऑक्सीजन। यही आया और इसने बिगाड़ के सिस्टम क्या कर दिया, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा दिया। क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी है ऑक्सीजन के कारण, इसका मतलब है ऑक्सीजन ने इसका क्या करवा दिया है, ऑक्सीकरण। तभी मैंने लिखा था उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण। इसको जल्दी से नोट करते हैं और पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन गैस का उपयोग क्या है, और फिर ऑक्सीजन गैस द्वारा बनाए गए कुछ ऑक्साइडों के विषय का नॉलेज भी ले लेते हैं। अगर हम उपयोग को पढ़ें ऑक्सीजन गैस के, तो कुछ उपयोग तो देखो इसका नॉर्मल है और तकरीबन सबको पहले से भी पता है। अगर कोई भी उपयोग तुमको ऐसा लगे कि हमको पहले से नहीं पता, तो भैया सुन लो, अब पता कर लो। जिसे पहला ही नंबर लिखा है श्वसन क्रिया में, एक तो ऑक्सीजन का प्रयोग है और दूसरा दहन की प्रक्रिया में। कोई भी पदार्थ, लगभग पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग समस्त पदार्थ ऑक्सीजन की ही उपस्थिति में जलाए जा सकते हैं। इसलिए हमने लिख दिया दहन करने में ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। ये जरूर याद रखना। एक लाइन इस पर बोलते हैं, कहते हैं ऑक्सीजन गैस स्वयं कभी नहीं जलती, लेकिन ऑक्सीजन गैस की सहायता से पदार्थों को जलाया जा सकता है। तो ये वाली लाइन थोड़ा सा याद रखना। अगला नंबर लिखा है, कहता ऑक्सी एसिटिलीन एवं ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला में। अब यार ये क्या है? ऑक्सी, तुमने देखा होगा गैस वाली वेल्डिंग देखी है तुमने? गैस वाली वेल्डिंग जो होती है नॉर्मली या तो वो ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला होती है या तो वो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला होती है। अब कहोगे सर ये नाम क्यों पड़े? तुमने कभी भी ध्यान दिया होगा गैस वाली वेल्डिंग जब भी कोई करने आता है, उसका मशीन देखना तुम, जो वो पाइप हाथ में लिया होगा उसमें 2 बटन होंगी, आगे और पीछे। वो सबसे पहले एक बटन को खोलेंगे, जो पहली बटन खोली जा रही वो हाइड्रोजन गैस की है या एसिटिलीन गैस की है। भैया जिसके पास ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला होगी वो हाइड्रोजन गैस का बटन पहले खोल देगा, जिसके पास ऑक्सी एसिटिलीन का काम होगा वो एसिटिलीन गैस को पहले खोल देगा। तो हाइड्रोजन, मैंने मान लिया ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला है, तो हाइड्रोजन गैस के पहले पाइप को खोलेगा, माचिस की तीली जलाएगा और हाइड्रोजन गैस को जलाएगा। जब माचिस की तीली से हाइड्रोजन गैस जलने लगेगी, अब ऑक्सीजन गैस के पाइप को खोलकर उसकी तीव्रता को नियंत्रित करेगा कि हमें लौ धीमी रखनी है कि लौ तेज। तो क्या होता है, उसमें से 2 पाइप लगे होते हैं अंदर की ओर मशीन में। एक पाइप आता है हाइड्रोजन गैस से और दूसरा पाइप आता है ऑक्सीजन गैस से।
तो हाइड्रोजन गैस जलती है और ऑक्सीजन गैस उसे क्या करती है, जलाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या होगा भैया, एक पाइप एसिटिलीन गैस का होगा जो जलेगी, और दूसरा ऑक्सीजन गैस का होगा जो उस एसिटिलीन गैस को क्या करेगी, जलाएगी। क्योंकि दोनों के ही जलने की तीव्रता बहुत अधिक है, इसलिए इन दोनों का ही काम धातुओं की कटाई में भी और वेल्डिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि वो भूल जाए, तो भैया यहां पे लिख लेना, इसका प्रयोग कहां करते हैं, धातु की या तो कटाई में एवं वेल्डिंग में। अगर तुमको ऐसा लगे कि हम भूल जाएंगे तो भैया लिख लेना। अगले नंबर पर आ जाते हैं, कहता है ऑक्सी कारक के रूप में, और ये बिल्कुल भी है। कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा, ऑक्सीजन उसका ऑक्सीकरण कर देगा, अर्थात उस पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देगा। जैसे ही ऑक्सीजन किसी पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाएगा, जितनी भी विक्रिया भी आपने देखी ना, हर एक अभिक्रिया में ऑक्सीजन दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा देता था, इसलिए भैया ये कैसा है, ऑक्सीकारक। अच्छा, एक और चीज याद रखेंगे, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर भी आता है। नहीं, अस्पतालों में देखा होगा ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर आते हैं, 95% ऑक्सीजन और 5% कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। अच्छा, इसलिए इस मिश्रण को क्या नाम देते हैं, कार्बोजन। ध्यान रखना, इसमें से 95% ऑक्सीजन गैस और 5% होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी। आगे की ओर चलते हैं, कहता है स्टील के निर्माण में स्टील से अशुद्धियों को दूर करने के समय, भैया कुछ ऐसी अशुद्धियां होती हैं जो गैस के रूप में अलग हो सकती हैं, तो स्टील से उन अशुद्धियों को अलग करने में हम ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टील में ऑक्सीजन गैस का प्रवाह करते हैं, वाष्पशील शुद्धियां, गैसीय शुद्धियां ऑक्सीजन के साथ मिलकर उड़ जाती हैं। और कहोगे सर जी और बताओ, भैया इतना ही बताएंगे क्योंकि स्टील तो पढ़ा नहीं रहे यार, इतना ही उपयोग में से समझो। अब थोड़ी सी बातें जान लेने लायक जो हैं उन पर बात करेंगे। एक तो सबसे पहले बात करेंगे किस पर, ऑक्साइड पर। अब बात होगी सर जी ऑक्साइड क्या होते हैं। ऑक्सीजन किसी भी तत्व से अभिक्रिया करे और अभिक्रिया करते हुए अगर बाइनरी कंपाउंड बनाता है। अब कहोगे सर ये नया शब्द आ गया, बाइनरी कंपाउंड का मतलब, जैसे एक तो एलिमेंट हो और दूसरा केवल कौन हो, ऑक्सीजन। अर्थात एलिमेंट के साथ केवल कौन हो, ऑक्सीजन, तीसरा पदार्थ न हो। एक दो एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, जैसे CaO, कैल्शियम के साथ केवल कौन है, ऑक्सीजन, ये ऑक्साइड है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमसे ऐसा कह देता है C6H12O6, अरे भैया यहाँ पे कार्बन के साथ केवल क्या ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन भी है, ये ऑक्साइड नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है। तो जब केवल किसी एक एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन आ जाए, जैसे ये ऑक्साइड है, हाँ बिल्कुल है, हाइड्रोजन केवल ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, ऑक्साइड की पहचान है यही भी। तो अगर कभी कोई तत्व केवल ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड हो, हम ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, ऑक्साइड। और उन ऑक्साइडों की विशेषताओं को पढ़ने चलते हैं। देखो ऑक्साइड में तो ऑक्साइड होते हैं दो प्रकार के। पहले प्रकार के ऑक्साइड को हम कहते हैं सामान्य ऑक्साइड, और मैं क्या बोलता हूं, इनकी परिभाषाएं मत पढ़ने के चक्कर में पढ़ना, क्योंकि हमें केवल जानना है सामान्य ऑक्साइड होते क्या है। अगर कोई व्यक्ति पूछ भी लेता है सर जी सामान्य ऑक्साइड क्या होता है, तो हम कहते हैं ऐसे ऑक्साइड जो संयोजकता के सिद्धांत का पालन करते हैं। संयोजकता के सिद्धांत का पालन करते हैं। क्या किसी को यह पता है संयोजकता का सिद्धांत क्या होता है? अरे भैया वही सिद्धांत होता है जो अभी तुम लोग अभी तक अभिक्रियाओं में लिखकर चले आ रहे थे। दो चार को बता दें। देखो अगर इसके एग्जाम्पल पूछ लेता है, सर जी एग्जाम्पल बता दीजिए, भैया CaO पहला ही एग्जाम्पल है। कैल्शियम ऑक्साइड संयोजकता के सिद्धांत का पालन इसलिए करता है, ध्यान से देखना, बाद में गड़बड़ मत करके आ जाना। कैल्शियम की संयोजकता 2, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आया। अच्छा बताओ कैल्शियम में 1 का गुणा, ऑक्सीजन में 1 गुणा, वही तो लिखा है ये।
इसका मतलब इसने संयोजकता के सिद्धांत का पूरा पूरा पालन किया है। एक और पदार्थ ले लेते हैं MgO, एक और पदार्थ ले लेते हैं Al2O3। याद आ रहा, सारे के सारे सूत्र संयोजकता के सिद्धांत के आधार पर बनाए गए थे। और भी सूत्र कहेगा तो भैया एक और सूत्र लिख लेंगे FeO, ये भी संयोजकता के सिद्धांत के आधार पर बनाया गया ऑक्साइड है। अर्थात Fe की संयोजकता लिखो, ऑक्सीजन की संयोजकता को लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, हो गया संयोजकता का सिद्धांत। लेकिन भैया सेकेंड टाइप के कंपोनेंट पे आ जाएंगे जल्दी से ही, जिनको हम कहते हैं, या तो आप बोल सकते हो मिश्रित ऑक्साइड, और मैं क्या सोचता हूं ये नाम बिल्कुल सही है, मिश्रित ऑक्साइड। या इसी ऑक्साइड का एक नाम और है असामान्य ऑक्साइड। और भैया इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, जो मिश्रित ऑक्साइड या असामान्य ऑक्साइड होता है वो कौन सा ऑक्साइड होता है? ज्यादातर बच्चों के बाद दिमाग में ये आ गई होगी, कौन सा ऑक्साइड होता है? जो संयोजकता के सिद्धांत का पालन करता है कि नहीं करता है? हाँ, नहीं करता है। तो फिर तो भैया देखो हम लिख क्या ले लेंगे इसमें से, संयोजकता के सिद्धांत का पालन नहीं करता। ये जानते हो क्या लिखा है? ये संयोजकता के सिद्धांत का, और ये भैया जो क्रॉस है ये वास्तव में तो ये लिखा है कि पालन नहीं करता है। समझ गए? इतने बड़े शब्दों को ऐसे छोटे रूप में लिख लेना है कि संयोजकता के सिद्धांत को नहीं मानेगा। देखो लिखे दो चार ऑक्साइड, इसके एग्जाम्पल भी ढूंढने कठिन है। सामान्य ऑक्साइड तो सभी मिल जाएंगे, क्यों? नॉर्मली बनता है। पहला ऑक्साइड है Pb3O4, और दूसरा देखा जाए ये असामान्य ऑक्साइड है, यहां लिख लेते हैं Fe3O4। ये दोनों ही जो ऑक्साइड आपको दिख रहे हैं ये दोनों ही मिश्रित ऑक्साइड हैं या असामान्य ऑक्साइड हैं, क्योंकि ये संयोजकता के सिद्धांत को तो पालन ही नहीं कर रहे। आप कहोगे सर जी संयोजकता के सिद्धांत का पालन नहीं कर रहे, ये कैसे जान गए? अरे बेटा हम इसको जानते हैं। लेड संयोजकता को या तो 2 दिखाता है या लेड की संयोजकता होती है 4। लेकिन अगर यहां से वैलेंसी को कंप्लीट करके निकालेंगे तो देखो लेड की वैलेंसी को पूरी तरीके से पालन नहीं किया जा सकता है। अब Pb3O4 अब लेड की वैलेंसी को पूरी तरीके से पालन नहीं करती है। देखो क्यों नहीं पालन करती है, सुनो इसको। क्योंकि ये लेड का ऑक्साइड एक पदार्थ नहीं बल्कि ये लेड का ऑक्साइड 2 पदार्थों के मिलने से बना है, और तभी इसका नाम है मिश्रित ऑक्साइड। कहोगे सर 2 पदार्थ कौन कौन से पदार्थों के मिलने से Pb3O4 बना है? तो भैया 2 पदार्थों के मिलने से बना है, एक तो है 2PbO और एक है PbO2। इन दोनों पदार्थों के मिलने से बनता है Pb3O4। अब देखो क्या है, इस कंडीशन पे आधी जगह है लेड की संयोजकता 2 है, और इस ऑक्साइड में आधी जगह लेड की संयोजकता कितनी है? 4। अब आधा पदार्थ संयोजकता 2 वाला, आधा पदार्थ संयोजकता 4 वाला, दोनों आपस में क्या कर दिए गए? मिला दिए गए। तो पदार्थ ना तो संयोजकता 2 को रिप्रेजेंट कर पाएगा और ना तो पदार्थ रिप्रेजेंट कर जा पाएगा संयोजकता 4 को, क्योंकि ये तो दोनों का मिला हुआ रूप है। अच्छा जानते इसका नाम मिश्रित ऑक्साइड क्यों रखा गया था? क्योंकि ये इन 2 ऑक्साइडों का क्या है? मिश्रण। तभी एक और बात मैं कहता रहता हूं ज्यादा कि मिश्रित ऑक्साइड की अगर कोई ऑक्सीकरण संख्या निकालता है तो वो कभी नहीं निकाल पाएगा, और निकालेगा भी तो गलत निकाल के आएगा, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए ये कोई पदार्थ थोड़ी है, ये 2 पदार्थों का क्या है? मिश्रण। तो अगर आपको वैलेंसी या ऑक्सीकरण संख्या निकालनी ही है तो आप इन 2 पदार्थों का निकाल लें, उस पदार्थ का कभी मत निकालें। इस पर भी आ जाते हैं। इस पर भी अगर कोई व्यक्ति या किसी स्टूडेंट ने कभी ऑक्सीकरण संख्या को निकालने की कोशिश की होगी तो उसको ऐसा लगा होगा कि हमारा जो ऑक्सीकरण संख्या को निकालने का जो आंसर आता है वो दिए गए आंसर से मैच ही नहीं करता कभी। लेकिन तब ये समझने वाली बात है भैया ये एक कंपोनेंट नहीं है, ये बल्कि 2 कंपाउंड का क्या है? मिश्रण। कहता है कौन कौन से कंपाउंड का मिश्रण है? तो भैया ये कंपाउंड का मिश्रण है, एक तो FeO और दूसरा Fe2O3।
इन दो पदार्थों का आपस में बनाया गया क्या है, मिश्रण। तभी भैया इस पदार्थ की डायरेक्ट ऑक्सीकरण संख्या नहीं निकल रही थी, इन दोनों की अलग अलग ऑक्सीकरण संख्याओं को निकालोगे तो निकल पाएगी। तो ये दोनों ही ऑक्साइड जान गए मिश्रित ऑक्साइड या असामान्य ऑक्साइड क्यों थे, क्योंकि ये यहां पे Fe की वैलेंसी है 2, यहां Fe की वैलेंसी है 3, और इससे तो ना तो Fe की वैलेंसी 2 सिद्ध कर पाओगे और ना Fe की वैलेंसी 3 सिद्ध कर पाओगे कभी। तो भैया क्यों नहीं सिद्ध कर पाओगे, क्योंकि भैया ये मिश्रित ऑक्साइड है, दो अलग अलग पदार्थों के मिश्रण से बना हुआ है। तो क्या जान गए मिश्रित ऑक्साइड क्या होता है। अब एक चीज और पहचानो, क्योंकि ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये भैया स्टार लगा के लिखे देते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऑक्साइड है और आप उस ऑक्साइड में क्या मिला देते हो, जल। अगर ऑक्साइड को जल में मिलाने पर किसका निर्माण होता है, एसिड का। देखो अगर आपके पास कोई पदार्थ का ऑक्साइड है, उसको काहे में मिलाते हो, जल में, और जल में मिलाने पर जल के साथ मिलकर वो पदार्थ क्या बनाता है, एसिड। तो हमें जो भी ऑक्साइड दिया गया था, तब आपके पास जो भी ऑक्साइड था वो अम्लीय प्रकृति का था। अम्लीय प्रकृति का था। देखो मैं इस बात को दोबारा से इस लाइन को रिपीट कर दूंगा। अगर आपके पास कोई ऑक्साइड है, आप उसको पहले जल में घोलो। अगर जल में घुलकर वो एसिड का निर्माण करता है तो हम बताएंगे सर जी आपने जो भी हमको ऑक्साइड दिया था उसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय। जैसे मैं 2-4 एग्जाम्पल भी इस बात पे लिख दूंगा। जैसे मेरे पास पहला ऑक्साइड है CO2, मेरे पास दूसरा एक ऑक्साइड है SO2, एक और ऑक्साइड है SO3, एक और ऑक्साइड है N2O5। अरे यार इस प्रकार से तो बहुत सारे ऑक्साइड हो जाएंगे। अब आप जितने लिखना चाहो उतने लिखते चले जाओ। उतने का मतलब ऐसा नहीं है कि अपने मन से लिखते चले जाओ, जो ऑक्साइड है वही का एग्जाम्पल पे लिखना है। अच्छा इनमें से किसी एक को मैं जल में घोल के भी दिखा देता हूं। आप जिसकी डिमांड करोगे लेके शुरुआत वाले से लास्ट वाले तक जिसको कहोगे हम उसको पानी पर घोल के हम ये दिखाएंगे क्या ये अम्ल बनाता है या नहीं बनाता है वास्तव में। किसको दिखा दिया जाए, नाइट्रोजन वाले को। खतरनाक है, चलो भैया इसी को दिखा लेते हैं। इधर कर दें, हमने नाइट्रोजन के पेंटा ऑक्साइड को ले लिया और उसको कहां पर घोला, जल में। देखो अब जल में घुलवाया है तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना। हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन भी कितना है, 2, और नाइट्रोजन है 2, ऑक्सीजन कितना है 6, 5 और 1 मिलकर 6 बना लेगा। 2 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 6 ऑक्सीजन। 2 को कॉमन कर सकते हो। अगर 2 को कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा HNO3। अच्छा जानते हो ये अम्ल है कि नहीं है, है नाइट्रिक एसिड। अच्छा बताओ नाइट्रिक एसिड बना है ना, और हमने कहा था कि अगर किसी ऑक्साइड को जल में घोलने पर एसिड बन जाए तो तुमको यह करना है कि ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, अम्लीय। क्योंकि नाइट्रोजन के पेंटा ऑक्साइड को जल में घोलने पर एसिड बना है, इसका मतलब नाइट्रोजन के पेंटा ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, अम्लीय। और ऐसे ऑक्साइडों को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। देखो अभी जगह है, एक चीज और पढ़ सकते हैं इस जगह पर, और तकरीबन इसी से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अगर आपके पास कोई ऑक्साइड है और उस ऑक्साइड को आप कहां पर घोल देते हो, जल में, और जल में घुलकर वो बेस बना लेता है। बेस का मतलब जानते हो ना, क्षार या अल्कलाइन सॉल्यूशन बना लेता है, या बेस बोल दे, या भैया एक पदार्थ एक और चीज बोल सकते हैं, अल्कलाइन सब्सटेंस बना लेता है। तो भैया क्षार बना लेने की दशा में तब हम ये कहने लगेंगे कि जो भी ऑक्साइड हमें दिया जा रहा है वो ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति है। इस लाइन को मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। कोई ऑक्साइड है, अगर वो जल में घुलकर क्षार को निर्मित करता है तो आप बताओगे कि जो भी ऑक्साइड हमको दिया गया था उसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। जो ऑक्साइड दिया गया क्षारीय नेचर का है। लिखते जरा इसको देखो। जैसे एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल में आओगे तो CaO, Na2O,
MgO। और बेटा इस प्रकार के पदार्थ जो हैं, जो ऑक्साइड आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो हैं क्षारीय ऑक्साइड हैं। लेकिन जल्द ही इस बात पर बात रुक जाएगी कि सर जी हमको एक ऑक्साइड तो जल में घोलकर दिखा देते, तो भैया इनमें से कोई भी ऑक्साइड ले लो, Na2O ले लेते हैं, कोई भी ले लो एक। हमने इसको कहां पर घोला? जल में। अच्छा, जल के सूत्र को HOH लिख लें, इससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा। या फायदा तो तब भी होगा जब H2O भी लिखेंगे, फायदा तो भी नहीं रुकेगा। देखो 2 Na हैं, O भी 2 हो जाएंगे, H भी 2 है, 2 Na 2 O और 2 H कॉमन कर लिया 2, तो अंदर बन गया NaOH। अब देखो NaOH क्या क्षारीय नहीं है, क्षार नहीं है। अगर NaOH क्षार है, इसका मतलब है कि सोडियम का ऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है? क्षारीय। जल्दी से इसको नोट करो, अभी थोड़ा सा और आर्टिकल रह जाता है ऑक्साइड में से, उसको भी तुरंत खत्म करते हैं। देखो अच्छा, ऑक्साइड का नेचर क्योंकि इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत सारे नंबर भी हैं, और उन नंबरों में से अगर बढ़े आगे की ओर तो एक नंबर और है भैया, क्या? जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, बेटा वे होते हैं अम्लीय। अच्छा, एक और बात पता कर लेते हैं। देखो अगले नंबर पर, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, अब सब बोल देंगे एक साथ, क्या होता है? क्षारीय। भैया सभी जानते हैं इस बात को कि धातु का जो ऑक्साइड होता है प्रकृति में क्षारीय होता है, क्योंकि हमने अभी 2 मिनट पहले देखा कि अधातु के ऑक्साइड जो जल में घुलकर अम्ल बनाते थे, और धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते थे? क्षार। लेकिन इन सब पर एक बात और याद रखना, देखो ये इंपॉर्टेंट बात रहेगी, उच्च ऑक्सीकरण संख्या वाले धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। देखो वैसे तो लिख रखा था कि धातु का जो ऑक्साइड आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा? क्षारीय। लेकिन यार यहां सब बिगड़ गया। कहता है अगर कोई भी आपको ऐसा ऑक्साइड मिल जाता है जो धातु का ही है, लेकिन उसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसी है? ज्यादा, उच्च हाई ऑक्सीडेशन स्टेज पर है, तो फिर धातु का वो ऑक्साइड भी प्रकृति में कैसा होता है? अम्लीय, ना कि क्षारीय। तो भैया इनके 1-2 एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं ताकि इस एग्जाम्पल को सेटिस्फाई भी तो किया जा सके। तो भैया सबसे पहला है Mn2O7। इसमें से मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या अगर देखी जाए तो +7, अरे अपनी मैक्सिमम स्टेज पर है, और +7 का मतलब है ऑक्सीकरण संख्या क्योंकि बहुत ज्यादा है, +7 सबसे हाईएस्ट होती है, और हाईएस्ट होने की वजह से भैया ये प्रकृति में कैसा होगा? अम्लीय। एक और है CrO3। अच्छा, इसमें से क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे +6, ये भी ऑक्सीकरण संख्या हायर दे रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या को दिखा रहा है, भैया प्रकृति में अम्लीय होता है। एक और भैया लिख लेंगे इसी जगह पर, Mn2O7 CrO3 था, एक और पदार्थ है V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। ये वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड जो है, इसमें वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेज +5 है, ये ऑक्सीकरण संख्या +5 +6 +7 क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेज है। भैया इस अवस्था में धातु को होना चाहिए था क्षारीय, लेकिन इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेज पे धातु भी कैसा हो गया? ऑक्साइड, अम्लीय हो गया। तो इस बात को भैया थोड़ा सा याद रखेंगे कि अगर उच्च ऑक्सीकरण संख्या वाले धातु के ऑक्साइड को आप पढ़ने जाते हो तो बेटा उसकी भी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट नोट है, उसको भी देखेंगे यहां पर। इसके विषय में क्वेश्चन भी बहुत आता है। कहता है Al2O3 किसका ऑक्साइड? भैया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। कहता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड
की प्रकृति होती है उभयधर्मी। अधर्मी मत लिख लेना, उभयधर्मी। अच्छा, उभयधर्मी का मतलब जानते हो क्या होता है भैया? ये जब अम्ल के साथ मिलाया जाएगा खुद को क्षार की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा, और जब किसी क्षार के साथ मिलाया जाएगा तो ये खुद को क्या बना लेगा? अम्ल। क्योंकि ये दोनों का नेचर दिखा सकता है जरूरत पड़ने पर। अम्ल और क्षार दोनों के नेचर दिखाता है, इसलिए भैया हम ऐसे ऑक्साइड को कह देते हैं ये कैसा है? उभयधर्मी। और भी याद रखना, लास्ट नंबर है, इसको तैयार रख के आना भैया अच्छे ढंग से। इसको तो याद ही रख लेना कि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है ये उभयधर्मी होता है। लास्ट में इसको याद रखना कि एक हमारे पास ऑक्साइड है NO, हमारे पास एक ऑक्साइड और है CO, और बेटा लास्ट में एक ऑक्साइड है N2O। ये उदासीन ऑक्साइड हैं। जो अपना देखो, इसमें से क्या होता है कि बच्चे को ये बात पहले से पता होती है, नाइट्रोजन अधातु है, कार्बन अधातु है, और फिर से नाइट्रोजन अधातु है। तो उसके दिमाग में क्या आता है? जैसे ही ये ऑक्साइड दिखते हैं उसके दिमाग में पहली बात आ जाती है कि सर जी ने ऊपर ही की लाइन पे लिखाया है अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय। लेकिन बेटा इस दुनिया में 3 ऑक्साइड ऐसे भी आपको मिलने वाले हैं, या आपके कोर्स में समझ लीजिए 3 ऑक्साइड आपको ऐसे मिलने वाले हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन का मोनो ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड। ये ऑक्साइड बेटा उदासीन होते हैं। उदासीन ही तो लिखा है हमने। हाँ, उदासीन का मतलब जानते हो? ना तो इसका नेचर अम्लीय है और ना ही इसका नेचर क्षारीय, दोनों ही प्रकार का नेचर इसका नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपने दिमाग में कि अगर कोई व्यक्ति हमसे पूछ लेता है कि अधातु का ऑक्साइड कैसा है, भैया अम्लीय है। कोई पूछेगा इन 3 ऑक्साइड में से कोई क्वेश्चन पे आ जाएगा तो हम बता देंगे इनका ऑक्साइड का नेचर जो होता है वो उदासीन होता है। तो अधातु का नियम चलेगा, लेकिन इनके नियम अपने अलग से चलेंगे। जैसे इसका नियम चल रहा था, धातु के ऑक्साइड तो क्षारीय होते थे, लेकिन देखो एल्यूमिनियम भी तो धातु है, इसका ऑक्साइड कैसा हो गया? उभयधर्मी। दोनों का नेचर रखने लगा। हाँ, एक ये वाली भी लाइन। तो ऑक्साइड से रिलेटेड कुछ बातें इतनी तो बेटा तुम्हें पता होनी चाहिए, ताकि अगर ऑक्साइड का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कम से कम आप उनको देख तो पाओ सही ढंग से। तो बेटा इसको रखेंगे केवल आज के दिन, कल के दिन पढ़ेंगे ओजोन गैस के विषय में।